अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा मक्कार दरवेश और सौदागर की बेटी। पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क खुरासान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। अदलो इंसाफ उसका ऐसा था कि उसके राज में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। इंसाफ के मामले में वो अपने बेटे तक का लिहाज ना करता था। उसी खुरासान में बरज़ख नाम का एक मालदार सौदागर रहता था। उसके कारिंदे दूर दराज के मुल्कों में माल लेकर जाते थे और भारी दौलत कमाकर लाते थे। बादशाह भी उस सौदागर की इज्जत करता था और उसके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आता था। सौदागर की एक ही बेटी थी जिसका नाम हुस्न बानो था। वो 12 बरस की थी कि सौदागर बीमार होकर दुनिया से चल बसा। हुस्न बानो इतनी कम उम्र होने के बावजूद बड़ी अक्लमंद थी। उसने अपने बाप के कारोबार को खुद संभाल लिया और निहायत दानाई और खूबी से सारा इंतज़ाम करने लगी। एक रोज़ की बात है कि हुस्न बानो अपने आलीशान मकान की छत से बाजार का तमाशा देख रही थी। इतने में एक दरवेश 40 खादिमों को साथ लिए उस तरफ से गुजरा। वो अपने पाँव भी ज़मीन पर नहीं रखता था। उसके खादिम सोने चांदी की ईंटें फर्श पर रखते थे और वो उन पर पाँव रखता हुआ चलता था। हुस्न बानो ने अपनी दाई से, जो पास ही बैठी थी, कहा, अम्मा, ये बुजुर्ग तो बड़े साहिब कमाल मालूम होते हैं। दाई ने जवाब दिया, बेटी, ये हमारे बादशाह का पीर है। महीने में 2-4 बार बादशाह इसके पास जाता है और ये भी कभी कभी बादशाह के पास आता है। हुस्न बानो ने यह सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पीर की दावत कर दूं। दाई से मशवरा करके उसने फौरन एक नौकर को उस पीर की तरफ दौड़ाया और पैगाम दिया कि हुजूर, किसी रोज़ मेरे घर को अपने मुबारक कदमों से रोशन फरमाएं तो ये मेरी इंतहाई खुशकिस्मती होगी। हुस्न बानो का ये पैगाम सुनकर पीर ने जवाब दिया, बुजुर्गों पर लाजिम है कि वो छोटों पर मेहरबानी करें। आज तो कुछ काम है, हम कल सुबह आएंगे। इस खबर को सुनते ही हुस्न बानो ने किस्म किस्म के खाने और मिठाइयाँ तैयार कराईं। अपने मकान को दुल्हन की तरह सजाया। कई तरह के रेशमी सुनहरी लिबास और हीरे जवाहरात के अलावा अशरफियों की थैलियाँ पीर साहब के नज़र के लिए तैयार कर रखी। सुबह हुई तो पीर अपने 40 खादिमों के साथ सोने चांदी की ईंटों पर कदम रखता हुआ हुस्न बानो की हवेली में आया। हुस्न बानो ने दरवाजे से नशस्तगाह तक सुनहरी फर्श बनवा रखा था। वो उसे रौंदता हुआ बड़े ठाठ से शाहाना मसनद पर जा बैठा। ख्वाजा सिरा ज़रो जवाहर के थाल लेकर हाजिर हुए, लेकिन पीर ने कहा कि ये ज़रो जवाहर मेरे किस काम का, ले जाओ, मैं तो दरवेश हूँ। उसके बाद अशरफियों की थैलियाँ और रेशमी लिबास उसकी खिदमत में पेश किए गए तो उसने उन्हें भी कबूल ना किया। नौकरों ने अब एक बड़ा सा दस्तरख्वान पीर के सामने सजा दिया और किस्म किस्म के मेवे और मिठाइयाँ उस पर चुनने लगे। जिन बर्तनों से नौकरों ने उसके हाथ धुलवाए वो सोने चांदी के थे और सोने चांदी के बर्तन ही दस्तरख्वान पर सजे थे। वो दिखावे का पीर था और असल में बड़ा मक्कार था। खाना खाते हुए लगा बार बार सोने चांदी के बर्तनों को देखने। जी मैं सोचता था कि ये सौदागर ज़ादी तो सोने की कान मालूम होती है। इतना माल असबाब तो किसी बादशाह को भी नसीब नहीं होता। किसी तरह इस सारे माल असबाब पर हाथ साफ करना चाहिए। इसी ख्याल से उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर हुस्न बानो को दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। आधी रात के वक्त उस मक्कार ने अपने 40 साथियों के साथ हुस्न बानो की हवेली पर डांका डाला और तमाम ज़रो जवाहर और दूसरा कीमती सामान समेटने लगा। कुछ नौकर जाग उठे तो उन्हें उन जालिमों ने जख्मी कर दिया और कई एक को जान से मार डाला। शोर से हुस्न बानो की भी आंख खुल गई। अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो पहचान गई कि ये तो वही पीर साहब और उनके 40 साथी हैं। अफसोस से हाथ मलती थी कि अब क्या करूं। रात तो जैसे तैसे कटी। सुबह होते ही वो अपने मुर्दा और जख्मी नौकरों को चारपाइयों पर डालकर बादशाह के दरबार में ले गई और फरियाद करने लगी, जहां पन्हा, कल मैंने उस पीर की मेहमानी की थी जो सोने चांदी की ईंटों पर पांव रखता हुआ चलता है। उसने ये गजब किया कि मेरे घर को लूट लिया, 10-20 नौकरों को जख्मी किया, 2-4 को मार डाला और 11-12 लाख रुपए का माल असबाब ले गया। बादशाह ये सुनकर एकदम गुस्से में आ गया और कहने लगा, नादान लड़की, तेरा दिमाग खराब है जो ऐसे नेक वली पर इस तरह की तोहमत लगाती है। वो हमारा पीर है और हम अच्छी तरह जानते हैं, वो तो दुनिया के माल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये सुनकर हुस्न बानो ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, उसे वली ना कहिए, वो शैतान है। ये सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई।
اپنے پیر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت حکم دیا کہ حسن بانو کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے اور زر و جواہر سے لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا اسباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسن بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ پھر چند سپاہی حسن بانو اور اس کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔ حسن بانو حیران ہو کر دائی سے پوچھتی کہ اماں، ایسی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑ گئی؟ دائی اسے تسلیاں دیتی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، اگر خدا فضل کرے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز تک جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ 3-4 روز کی بھوک پیاس نے ان کا برا حال کر ڈالا، بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اسی درخت کے نیچے خاک پر ہی سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سامان کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہتوں کی دولت دفن ہے، اٹھ اور اس خزانے کو اپنے استعمال میں لا۔ حسن بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے اور 100 صندوق جواہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغا بی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو بھوک پیاس سب بھول گئی، اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی دائی سے کہا کہ اماں، تم اسی وقت شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اس کا دودھ شریک بھائی یعنی دائی کا بیٹا ایک فقیر کا بھیس بدلے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئی، خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا اور اسے کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا کہ سب لوگوں کو لے آئے اور ساتھ ہی راز مزدوروں کو بھی لیتا آئے تاکہ یہاں ایک عالیشان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسن بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے اور راج مزدور بھی پہنچ گئے۔ حسن بانو نے کاریگروں کو ایک خوبصورت اور عالیشان حویلی بنانے کا حکم دیا۔ انہیں تاکید کی کہ جلد سے جلد کام ختم کریں اور یہ خیال رکھیں کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ کام ٹھیک ہوا تو بھاری بھرکم انعام ملے گا۔ کاریگروں نے 6 مہینے میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسن بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ بہت سی اشرفیاں بھی انعام میں دیں اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد ایک عالی شان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کیا کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر نیا شہر نہیں بسا سکتے۔ حسن بانو نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر دربانوں کے ذریعے اطلاع کرائی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا ہے تو فوراً بلوا لیا۔ حسن بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی آداب بجا لانے کے بعد زر و جواہر کے کئی تھال اس کے نظر کیے۔ بادشاہ نے نام پتہ پوچھا تو حسن بانو نے عرض کیا، حضور، اس خاکسار کو بہرام کہتے ہیں، میرا باپ نیشا پور میں سوداگری کیا کرتا تھا، بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی جو آج خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور جنگل میں ایک مقام پسند آیا ہے، اگر حضور کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کروں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اجازت دے دی۔ سوداگر کو مہرو کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کریں۔ حکم کی دیر تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسن بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا کہ ہر 5ویں 10ویں روز اسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ حسن بانو نے کاریگروں کو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا اور اس کے بعد وہ اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تو حسن بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسن بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کیا، اگر پیر صاحب اس ناچیز کے گھر کو رونق بخشیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کیا،
शाह आबाद खुरासान से काफ़ी दूर है। पीर साहब को वहाँ जाने में तकलीफ होगी। हुजूर बरज़क सौदागर की वो हवेली जो कई बरस से खाली पड़ी है चंद रोज़ के लिए इनायत कर दें तो ये ग़ुलाम इस वली की ज़ियाफ़त यहीं करें। बादशाह ने कहा, ए महरू, वो हवेली हमने तुझी को बख्शी, अब जैसे जी में आए सो कर। हुस्न बानो उसी मर्दाना भेस में अपने नौकरों चाकरों के साथ उस हवेली में दाखिल हुई और फ़ौरन उसकी मरम्मत और सफाई का हुक्म दिया। उसके बाद ज़ियाफ़त का सारा सामान शाह आबाद से मंगवाया। पहली दावत से कहीं बढ़कर बंदोबस्त करके फिर पीर साहब को वहाँ बुलवाया। पीर साहब अपनी आदत के मुताबिक सोने चांदी की ईंटों पर पांव रखते हुए आए। हवेली की सज धज देखकर उनकी आंखें खुल गईं। दिल में सोचने लगे कि यहाँ तो आला दर्जे का हर किस्म का सामान है, सब पार कर लेना चाहिए। हुस्न बानो ने तमाम ज़रो जवाहर और अशरफियों की थैलियाँ वगैरह पहले की तरह पीर साहब की खिदमत में पेश की और वो मक्कार उन्हें ठुकराता गया कि हमें दुनिया के माल का लालच नहीं है। हुस्न बानो ने वो तमाम ज़रो जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन हवेली के ताकों में रखवा दिए ताकि पीर की नज़र पड़े तो उसकी तबीयत में लालच और बढ़े। 2-4 लुकमे खाने के बाद ही पीर साहब दुआएं देते हुए रुखसत हुए। हुस्न बानो ने नौकरों को ताकीद कर दी कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहने दो, लेकिन होशियार होकर रहना। उधर एक रुका कोतवाल के नाम लिखा कि आज की रात मुझे इस हवेली पर डाका पड़ने की खबर मिली है, तुम अपने सिपाही ले आओ और घात में बैठ जाओ। कोतवाल शाम होते ही 200 सिपाहियों का दस्ता लेकर आ गया और सिपाही हवेली के इर्द गिर्द छुपकर बैठ गए। आधी रात के करीब वो मक्कार पीर अपने 40 साथियों के साथ आन पहुंचा। हवेली चौपट खुली थी। पीर के नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटकर गट्ठर बांधे और सर पर उठा लिए। मक्कार पीर ने भी हीरे जवाहरात और एक मर्ज़ ताऊस उठाकर अपनी गठरी में रखा। जब ये सब बाहर की तरफ बढ़े तो घात में बैठे हुए सिपाही अपनी अपनी जगह से कूदे और उन सब की मशकें कसकर उनकी गठरियां उनके गले में डाल दी। सुबह के वक्त कोतवाल ने उन सबको बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह दिल में सख्त अफसोस कर रहा था कि मैंने तो इसे अपना पीर बना रखा था और इसे वली कामिल समझता था, लेकिन ये चोर और डाकू निकला। उसने गज़बनाक होकर हुक्म दिया कि इन सबको अभी फांसी दे दी जाए ताकि फिर किसी को ऐसी दगाबाजी की जुर्रात ना हो सके। बादशाह की ज़बान हिलाने की देर थी कि जल्लाद ने फौरन सबका काम तमाम कर दिया। अब हुस्न बानो ने भी बादशाह के सामने अपना असल हाल जाहिर किया कि हुजूर, मैं वही सौदागर ज़ादी हुस्न बानो हूँ जिसे आपने इस मक्कार और दगाबाज फकीर की खातिर शहर बदर कर दिया था। मेरे बाप का तमाम माल इसी के घर में है। हुजूर, खुदवा कर देखें तो ज़रूर निकलेगा। जब पीर की हवेली को खुदवा कर देखा गया तो वहाँ से वो तमाम माल बरामद हो गया। चंद रोज़ बाद हुस्न बानो ने बादशाह को शाह आबाद बुलाकर उसकी दावत की। दावत के बाद बादशाह को अशरफियों से भरे हुए 7 कुएं दिखलाए और हाथ बांधकर अर्ज़ किया कि हुजूर अपने खादिमों को हुक्म दीजिए कि इन तमाम अशरफियों और माल असबाब को ले जाकर शाही ख़जाने में दाखिल कर दें। लेकिन बादशाह का हुक्म पाकर जब खादिमों ने अशरफियों को कुएं से निकालने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो अशरफियाँ सांप और बिच्छू बन गए। खादिमों ने वापस आकर बादशाह की खिदमत में सारा हाल कह सुनाया। बादशाह हैरान हुआ और हुस्न बानो के चेहरे का रंग जर्द हो गया। इस पर बादशाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी, ये माल असबाब खुदा ताला ने तुम्हारी ही किस्मत में लिख रखा है। तुम मालिक को मुख्तार हो, जिस तरह चाहो खर्च करो, कोई दूसरा इसको हाथ भी नहीं लगा सकेगा। बादशाह उससे रुखसत होकर खुरासान वापस चला आया और हुस्न बानो ने उस दौलत को खुदा की राह में खर्च करने के लिए एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवाया। जिस मुसाफिर का गुजर शाह आबाद से होता वो उसी मुसाफिर खाने में ठहराया जाता और हुस्न बानो उसे खाना, कपड़ा और नकद रकम देकर रुखसत करती।